कुछ नहीं जिनके पल्ले, उन्हें भी दिखा दे हरम के तू जलवे, हुजूरी हो सब दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। सुभान अल्लाह। वसीम नक्शबंदी भाई नाते रसूल करीम इनफैक्ट एक दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर पेश कर रहे थे, और अल्लाह करीम इनकी इस दुआ के सदक़े जो जो कलिमात इन्होंने कहे अल्लाह उसको कबूल फरमाए और हम सबको हरम की ज़ियारत फरमाए, हमारी सेहतें बेहतर फरमाए, हमारी नेक जितनी भी मुरादें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूल फरमाए। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं। खैर रमज़ान का 20वां शो है आज और 20वां रोज़ा भी है। इस उम्मीद के साथ कि आज भी इंशाल्लाह साथ अच्छा रहे। मैं हूँ इमरान हसन और मैं हूँ अर्मिला हसन। दूसरा अशरा अपने इख्तिताम की जाने पहुँच रहा है। तीसरा अशरा है, उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि आपका और हमारा साथ रहे। और पहले 2 अशरों में जिस तरह से हमने दीनों दुनिया की तमाम तर बातों को डिस्कस किया, आखिरी अशर में भी यही कोशिश होगी। आज के टॉपिक के हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे और अल्लाह ताला के हवाले से बात करें तो अल्लाह ताला के अपने बंदों के लिए नेमतों और इनामात का बेशुमार जो कह लें उसने मौक़े फ़राहम किए हैं, लेकिन कुरान करीम में बात की जाए वो भी एक तोहफ़ा है और उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक भी एक मुनफरिद हैसियत का अमल है, क्योंकि जो ये मुबारक महीना है इसमें पूरी मुस्लिम दुनिया तकवा परहेज़गारी की नौरानी चादर ओढ़े और इसके साथ साथ जो रहमतें और बरकतें समेटने का सिलसिला है वो भी इस माह मुबारक में जारी रहता है। दूसरा अशरा जैसे मैंने आपको बताया कि आज इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और हम सब की मग़फ़िरत का ज़रिया भी है। और दूसरा अशरा ज़िंदगी की वजह से हमें जो कब्र में राहत मिलेगी और उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो आखिरी अशरा इसमें इत्तिकाफ़ की अहमियत के हवाले से, इसके मकासद के हवाले से, और कल से आपको पता है कि आखिरी अशरे में तमाम तर मुसलमान जो इत्तिकाफ़ पे बैठना चाहते हैं वो इत्तिकाफ़ का अमल शुरू हो जाएगा आज से बिल्कुल आज से, और उस हवाले से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे इसकी फजीलत और अहमियत में भी बात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नीयत को कबूल फरमाए। आमीन। क्योंकि सारा मसला मामला नीयत का है, अमल उसके बाद आता है। नीयत पहली चीज़ है और इस्लाम में नीयत को बड़ी कलीदी हैसियत हासिल है। सर झुकाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर अपने लिए भी और अपने से कहीं ज़्यादा इंसानियत के लिए, लोगों के लिए मांगिए, क्योंकि जब आप लोगों के बारे में सोचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए तो राहें आसान कर ही देता है। और लोगों के लिए सोचना, लोगों के लिए करना अल्लाह के सभी नबियों की सुन्नत है, इसमें कोई हमें दो राय हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। आज जो मुख्तलिफ मोतकिफ़ीन हैं या मोतकिफ़ ख़वातीन व हज़रात हैं वो कैसे इत्तिकाफ़ की नियत करें, लवाज़मात क्या हैं, बेहतर आमाल क्या हो सकते हैं इसको लेकर, और इसका दर्जा क्या है, और क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलक़ीन फरमाई इत्तिकाफ़ करने की, ये सभी हमारी मौज़ूआत होंगे। और इसके साथ साथ इंसानियत की हमने बात की तो इंसानियत के लिए काबिल ज़िक्र खिदमात सर अंजाम देने वाली शख्सियात खैर रमज़ान में मुसलसल हमारे साथ होती हैं। आज भी हमने एक बड़ी अहम शख्सियत को मदद किया। बिल्कुल, अहम शख्सियत के हवाले से किसी तारुफ की तो मोहताज नहीं है वो, आप उनको जब भी देखते हैं आपको याद आता है और एहसास होता है कि जिस तरह से इन्होंने लोगों के चेहरों को खूबसूरत तो बनाया, लेकिन उसके साथ साथ उनके चेहरों पर जो एक खूबसूरती है, एक मुस्कुराहट है, वो लाने का सबब भी बनी। आगाज़ तो उन्होंने एज अ ब्यूटिशियन किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से, डिपलेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसमें वो ख़वातीन जिनका चेहरा झुलस जाता था किसी भी वजूहात की बिना पर, किसी वजह से ख़राब हो जाता था, तो उन्होंने इन चेहरों को संवारने का फ़ैसला किया और फिर करती ही चली गई। आज हमारे साथ डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की जो बानी है मुसरत मिसबा साहिबा, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक आपको। कैसी हैं आपको भी बहुत मुबारक हो और बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आपसे हम डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे। और ऑनर कि आप यहाँ पे आई हैं, क्योंकि बहुत कम शख्सियात हैं जो इंसानियत के लिए ऐसे अपनी लाइफ डेडिकेट किए हैं। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी वी होप की गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ डॉक्टर अकील साहब भी मौजूद हैं। वंस अगेन किसी इंट्रोडक्शन की उनको ज़रूरत नहीं है, हमारे मुख्तलिफ शोज़ के अंदर आप इनको देखते हैं और आज हमने डॉक्टर साहब को ख़ास तौर पे मदऊ किया। एक तो जो ये दूसरा अशरा हमसे रुखसत हुआ और जो तीसरा अशरा इस वक्त दस्तक दे रहा है, और तीसरे अशरे के भाई बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। मुझे ऐसा लगता है बतौर एक तालिब इल्म इस्लामी तालीमात के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले दोनों अशरों की भी और फिर सारी रहमतें मिला के अल्लाह ने हमारे लिए एक इनाम तीसरे अशरे में रख दिया, ताक़रातों की शक्ल में रख दिया। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अहम दिन ये होने वाले हैं और डॉक्टर साहब से इस हवाले से हम रहनुमाई लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप ठीक हैं, खैरियत?
मिजाज अच्छे हैं। डॉक्टर साहब से तो हम बात करेंगे, उसके साथ साथ किचन का भी रुख कर लेते हैं। आमना रियाज हमारे साथ मौजूद होती है। आमना, थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आमना, आज मेन्यू में क्या है? आज मेन्यू हमारे गेस्ट की तरह ही बहुत स्पेशल है एंड सीरियसली एक्चुअली अ फैन ऑफ हर। जो मेन्यू है, जहाँ उसकी बात कर लें, आज हम बना रहे हैं आटे का हलवा बनाएंगे और उसके साथ हम चीज़ केसरियास और हमारा जो मोहब्बत का शरबत है भरपूर फरमाइश पे आज हम वो बनाएंगे। मोहब्बत के शरबत। तो क्या बात मैं बाय है। द टाइम जो आटा है मेरे पास 1 कप आटा है, बेसन और सूजी मैं इनको भून लूँगी और भुनाई करके मैं इनके अंदर ये घी डालूंगी मैं, और उसके साथ मैं इनकी भुनाई करूंगी और उसके बाद हम इसके अंदर शीरा डाल के और जब इसके अंदर मिल्क वगैरह ऐड करेंगे तो आपके सामने ये खुशबू आपको आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा हमें कि खुशबू तकमील से ही के पता बराबर चल है। जाता है। विश कि ये मोहब्बत का शरबत सारे एक एक ग्लास अफ्तारी में पिए और हम लोगों में थोड़ी मोहब्बत आ जाए, जो आपस में लड़ते ही रहते हैं हम हर वक्त, कभी सियासत को लेकर, कभी सियासतदानों को मजहब ज्यादा लेकर। जरूरत है हर इसकी। चीज में तकसीम किए बैठे हैं। खैर जी, बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। आप ही से हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप तशरीफ लाई। थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए, आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल ये 20 रोजे भी गुजरे, रमजानुल मुबारक भी है, गर्मी भी है, आजकल की क्या मसरूफियात हैं? हमारे यहाँ रमज़ान जो है ना वो एक फेस्टिवल होता है हमारे घर में। माशाल्लाह से वी आर अ बिग फैमिली। तो बहन भाई, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी कि अब मेरे तो बच्चों के भी बच्चे हैं, माशाल्लाह। तो हम सब लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं सहरी और अफ्तारी का। और मेरी वालदा जो हैं वो वालिद साहब के बाद जो है वो हमारी जो ख़ानदान की बड़ी हैं, हेड ऑफ द फैमिली जी अमेजिंग, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी हयाती दे। और तो उसकी जो तैयारियां होती हैं वो सबकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है चीज़ें बनती हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने बचपने से देखी थी वो ये कि वालिद साहब ने हमें ये कहा था कि आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना है, किसी भी चीज़ का इसराफ नहीं होना चाहिए। और जो हम खाते हैं वही हमारे घर के जो हमारे हाउस हेल्प हैं, जो हमारे घर में लोग मौजूद हैं, उनके लिए वही होता है। और उसकी वजह से चाहे वो मगरिब की अजान हो या तरावियाँ हों, हम लोग अपने घर के तमाम मुलाजमीन के साथ जो हैं, ऑब्वियसली ख़वातीन का और मर्दों का अलग अलग हिस्सा है, वहाँ पे हम लोग अपनी पढ़ते हैं और उसमें रमजान सेलिब्रेशन बहुत मज़ेदार। माशाल्लाह, वेरी गुड। और फिर उसके बाद अब ईद की जो है ना वो आमद भी हो जाएगी। इस 10 दिन में इंशाअल्लाह ताला हमारे घर के जो बड़े हैं वो और ज़्यादा अल्लाह ताला से दिल लगा के करीब होंगे और इबादत करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी जो बेचारे अभी आहिस्ता आहिस्ता चलना फिरना सीख रहे हैं, वो भी आके जाने नमाज में बैठ जाते हैं और देख देख के जनाब नमाजें पढ़ रहे होते हैं। फिर कोई किसी के कंधे पे चढ़ गया तो कोई वहीं पर ही लेट गया आराम से। ठीक ठीक But it's like amazing. गुफ्तगू का सिलसिला हमने शुरू किया था। आज चूँकि तीसरा रमज़ानुल मुबारक का अशरा उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ है और एतकाफ़ करने वाले जो ख़वातीन हज़रात हैं उनके लिए, तो चूँकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस अहम मौजू पे। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ ज़रा तारुफ इस मौजू का कराइए। करने को तो एतकाफ़ बज़ाहिर लगता है कि कोने में आप बैठ जाएं और 10 दिन के लिए किसी से बात ना करें और इबादत करें। बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? क्यों इस्लाम में ये एक इंतहाई अहम अमल, इसकी क्या अहमियत है? क्यों लाया गया इसको इस्लाम के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इबादत इस्लामिया मुख्तलिफ़ पहलुओं और मुख्तलिफ़ जिहाज से फ़र्द की तत्हीर करती हैं, प्यूरिफिकेशन जिसको कहते हैं, और ज़ाहरी भी और बातिनी पाकीज़गी की तरफ उसको लाती हैं। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना ही वैसे इसका मकसद वही तकवा है, और तकवा आपको पाक ही करता है, हर तरह से पाक करता है। और स्पेशली ये लास्ट अशरा, इसमें 3 पहलू हैं जो हमें जहन में रखने हैं। इत्काफ़, लैलतुल क़द्र और चांद रात लैलतुल जायज़ा। इंशाल्लाह उस पर आगे बात करेंगे। इत्काफ़ का जो लिटरेरी मीनिंग है वो है रोकना, रुकना, ठहरना, जमना, नफ्स को रोकना, रुक जाना। कुरान करीम में कुछ मकामात पर ये अल्लाह ताला ने फरमाया, एक जगह तो ये कि मेरे घर को रुकू करने वालों, सुजूद करने वालों और एतकाफ़ करने वालों के लिए पाक कर दो। और फिर एक ख़ास अमल तजवीज़ के लिए फरमाया कि जब तुम एतकाफ़ की हालत में हो तो उससे रुक जाओ। अच्छा, इसका ये तो लिटरेरी मीनिंग था। शरई इस्तिलाह में 20 रमज़ान को गुरूब आफ्ताब से कबल मस्जिद में आ जाना और शवाल का चाँद निकलने तक मस्जिद में रहना, ये मर्दों के लिए है। और ख़वातीन घर में एक जगह मखसूस कर लें। वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतवातिरा
देखिए सुन्नत एक तो है ना वो आपने कभी कभार काम किया, एक है कंटिन्यूसली, यानी जब भी रमज़ान आता आप एहतिकाफ ज़रूर करते हैं। अच्छा, उस लिहाज से ये सुन्नत अलल किफ़ाया है, यानी आपकी बस्ती में अगर एक शख्स बैठ गया तो सबकी तरफ से हो गया, अगर कोई ना बैठा तो सब गुनाहगार होंगे। और आप देखिए कि इत्काफ की 3 अक़साम हैं, वाजिब, मसनून, नफिल। नफिल तन्हाई है। देखिए हम ये जलवत है, हम सब लोग हमें देख रहे हैं, सब बैठे हुए इस वक्त, तो हम पारसा मुत्तकी यकीनन ना भी हो तो बनने की कोशिश करेंगे। खलवत में मैं कैसा हूँ, मेरे दिल में क्या है, मेरा रब चाहता है जी मैं अपने बंदे को देखूँ खलवत में, ये इसकी तन्हाई में पाकीज़गी कितनी है। ये आज देखिए ना हमारी खुदारा अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए। और फिर कुरान करीम की सूरह मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्तीला, अपने रब के नाम की पाकी बयान करो और सबसे कट कर एक तरफ होकर याद करो। देखिए इमरान साहब, अक़वाम आलम में तत्हीर नफ्स के मुख्तलिफ हमें असालीब नज़र आते हैं, लेकिन इस्लाम ने जहाँ इबादात के लिए बड़ा मोतदिल, मॉडरेट और फितरी उसूल दिया है, तालीमात दी हैं, वहाँ खलवत के लिए भी साल में जिसको कह लें ऑब्लिगेटरी एक तरह से सुन्नत मुक्कदा, वो रमज़ान में 10 दिन दिए हैं, क्योंकि इस्लाम नहीं चाहता कि उसके मानने वाले मुआशरे से कटें। इस्लाम इज्तिमाइयत की तरफ लाता है और उसमें फिर जारी बात है कि अमाल का सिलसिला भी बरकरार रहे और एक फजीलत का दर्जा भी दे दिया उन लोगों के लिए जो ये अमल करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वापस आते हैं इस पे मजीद बात हमें ब्रेक भी लेनी है, लेकिन उससे पहले आपस से क्विकली हम थोड़ा सा स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से भी जानना चाहेंगे। ऑब्वियसली ये एक बहुत जो कह लें ज़बरदस्त काम है जो आप कर रही हैं, क्योंकि ऐसे मर्द, ख़वातीन, बच्चे जिनका किसी भी वजह से चेहरा ख़राब हो जाता है, दोबारा से उसको ठीक करना, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें लाना, 800 लोगों का आप ये कर चुके हैं, तो इस हवाले से बताइएगा प्लीज़। किसी वजह से नहीं, तेज़ाब फेंकने से और मिट्टी का तेल छिड़क के जलाने से करते हैं। इसका मतलब है कि जो करने वाले होते हैं वो एक इरादे के साथ करते हैं। और जो हादसाती तौर पे हो जाते हैं, जैसे गैस लीक वगैरह हो गया, उसमें भी अनफॉर्चुनेटली अगर लड़के या मर्द हजरात जलते हैं तो इनका तो इलाज होता है, लेकिन जो बच्चियां या ख़वातीन होती हैं उनकी इलाज पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। तो हमारा इदारा जो है वो उनका मुफ्त इलाज करता है, कहीं पर भी हो, मुल्क के किसी भी कोने में हम वहाँ पहुँचते हैं, उनको एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी में लेकर आते हैं और उसके बाद फिर उनके ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आज 800 बच्चे बच्चियाँ और मर्द हजरात मौजूद हैं तो वो पहले दिन से आज भी उनके कोई ना कोई ऑपरेशंस हो रहे होंगे, फॉलो अप उनका चलता रहता है। जी, उनका चलता रहता है। हम लोग साल में 100 सर्जरीज की अपनी तादाद रखते हैं कि हमने उस हदफ को पूरा करना है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर साल 100 लोग जो हैं उनको जलाया जा रहा है, पीछे से भी आ रहे होते हैं, लेकिन ये जो वाक़यात और हादसात वगैरह होते हैं वो साल भर में, पिछले साल मेरे पास 67 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे। ये बड़ा नंबर है, तो हमें उसको रोकने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ये तो वो नंबर्स है ना जो आपके पास रजिस्टर हुए हैं, अक्सर तो होंगे ही नहीं रजिस्टर। बिल्कुल ना हम उन तक पहुंच पाते हैं और ना उनकी हमारी तक रसाई होती है। जब पता चलता है तो यकीनन पूरी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। इलाज के दौरान ही हम उनको किसी ना किसी हुनर में डालते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े जाएं। रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है। और फिर इस घिनौने अमल के हवाले से आपको बड़ा यूनिक काम है। मैं जरा एक अपडेट की जानिब दोबारा जाना है, सिंस वी आर न्यूज़ चैनल तो मजबूरी है। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फैसलाबाद में आटा तकसीम करें किसी तकरीब के अंदर, आपको अहवाल दिखाते हैं। ये जो अभी हम ताज़ा तरीन मनाजिर आपको दिखा रहे थे, फैसलाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं मुफ्त आटे के थैले मरकज़ पे, वहाँ पे आटे के थैले भी तकसीम किए हैं। मजीद आपको अपडेट करते रहेंगे, मेहमानों से गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए। खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद, इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप मौजूद हैं, मशहद मुसरत मिसबा साहिबा मौजूद हैं और हम इनके काम के बारे में बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी अभी में ज्वाइन किया, आपको बताएं कि 800 से ज़ायद इस वक्त ऐसे लोग हैं जिनको इनकी फाउंडेशन जिनका इलाज करवा चुकी है। और ये वो लोग हैं जो कि हादसाती तौर पर नहीं बल्कि किसी तरीके से उनके मुँह पर तेज़ाब फेंका गया या फिर मिट्टी का तेल फेंका गया और उससे उनका चेहरा झुलस गया,
उसका इन्होंने इलाज करवाया। और मैं ये सोच रहा था कि ये बहुत महंगा इलाज है, इसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअप चाहिए होता है। मिस्टर साहब, आप मजमूई तौर पर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पे लोग सोशल वर्क भी जब करते हैं तो कुछ बड़ी नॉन फील्ड्स का इंतखाब करते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा जानते हैं और फिर लोग डोनेट भी ज़्यादा करते हैं इसके लिए, सिंस यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी डोनेशंस पे चलती है। आपने एक ऐसी फील्ड को चुना जो जिसकी तरफ उमूमी तौर पर किसी की तवज्जो ही नहीं होती ऐसे लोगों की जानिब, तो इसके पीछे कोई वाक़या था, कोई क्या मुहर्रिकात थे कि आपने इस पर काम शुरू किया? नेकी का काम करने के लिए चुना नहीं जाता है, वो अल्लाह ताला जो है वो आपको मौका फराहम करता है। और ये हर उस खुशनसीब की खुशनसीबी होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे और उसको आगे लेके चले, और बदनसीबी होती है कि जो सुनकर अपना मुंह फेर लेते हैं। तो मेरा तो काम ही ख़वातीन के हवाले से था, जिसमें ब्यूटी की बातें होती थी, एक दाना, मेरी जैसे सफ़ेद बाल, या आप तो पायनियर हैं, आप तो आइकॉन हैं। आपने ट्रेंड सेट किया है सफेद बालों का। Since like in our early age, हमने आपको ही देखा है कि ब्यूटी ट्रेंड एंड ऑल दैट, एंड यू द पायनियर। अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड, और इसीलिए मुझे ये मौका जब मिला, जब एक बच्ची मेरे पास आई सिर्फ इसलिए थी, उसका तेज़ाब से चेहरा इस तरह झुलसा हुआ था कि उसकी एक आँख नहीं थी, उसकी नाक नहीं थी, उसकी गर्दन जुड़ी हुई थी, हाथ नहीं थी, और वो मुझे आके चैलेंज कर रही थी कि आप मेरा मेकअप करके मुंह मेरा ठीक करें, मेरा चेहरा ठीक करें। उस दिन मैंने गिड़गिड़ा के अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने क्यों ना पहले देखी। कितना मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे ये दुख परेशानी किसी की नज़र ही नहीं आई। और फिर मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे अब तो मौका दे दिया। तो उसके बाद से जब सिलसिला शुरू हुआ तो पूरे पाकिस्तान से बच्चियों को आने का सिलसिला हुआ। सो छोटे बच्चे भी तेज़ाब फेंकते हैं मियाँ अपनी बीवियों के ऊपर, चाहे वो नशई हो या जहेज़ की वजह से या दूसरी शादी करने, तो बच्चे भी उसकी जर्द में आ जाते हैं। इसी तरह से बेटियां ज़्यादा पैदा हो गई हैं तो उनको जला दिया जाता है, या जहेज़ कम लाई हो तो जला दिया। फिर जायदाद की तकसीम के ऊपर बेटियों को और उनके भांजियाँ और भतीजियाँ जो होती हैं उनको जला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जब आप गौर करें तो कुरान पाक में एक एक चीज़ जो है वो सब कुछ लिखी हुई है। अगर आप शादी में ना खुश हैं, अगर आप किसी से पसंद की शादी करना चाहती हैं, आपको इजाज़त है। यहाँ पर तो ये होता है कि क्या तुमने मुझे इनकार किया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तो तेज़ाब फेंक दिया। मतलब ये कौन सी मोहब्बत है? अगर इतनी मोहब्बत है तो अपने ऊपर भी डाल लो। तो ये तमाम चीज़ें देखें। खूबसूरत बात हाँ, आपने। और फिर तलाक का अगर हक है तो फिर खुला भी लिया जा सकता है। जहेज़ की लानत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या दी? रिश्ते का एहतराम, बेटियों का एहतराम, अपनी जगह से उठते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फातिमा ज़हरा को बिठालते थे अपनी जगह पे, बोसा देते थे। ये रिश्ता है, सिर्फ माँ का नहीं, हर का। एक औरत की इज़्ज़त, तहरीम, मोहब्बत, उसके साथ अच्छा सलूक करना, ये सब खुली किताब की तरह हमारे कुरान में है, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से सबक लेने का है। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। देखें, जो इंसानी वक़ार है वो सबसे पहले उसका लिहाज है। वलक़द कररमना बनी आदम, कुरान कहता है कि हमने औलाद आदम को इज़्ज़त दी है। हम अपने रवैयों से, अपने मिजाज से, अपनी गुफ्तगू से, जेस्चर से, बल्कि हदीस में तो ये आता है कोई किसी को असले से डराए भी ना। ये आग से जलाना तो ये तो कबीरा गुनाह में है। ये सिर्फ अल्लाह का हक है कि अल्लाह जिसको चाहे जहन्नम में डाले, और वो भी अमाल के देखे जाने के बाद। उसकी मर्जी है, हो सकता ना जलाए। तो किसी इंसान को ये हक नहीं दिया गया। और देखिए, यहाँ पर अमूमन एक जुमला बोला जाता है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जहेज़ को लानत ना कहें, उस रवैये पे लानत भेजें जिससे एक तोहफे ताइफ, तो उसकी तो इस्लाम इजाज़त देता है मोहब्बत से जो भी अपनी बेटी को देना चाहे, लेकिन हमारे रवैये वो लानत की तरफ आ रहे हैं। उस मोहब्बत को लोग जवाज बनाते हैं ना। नहीं, उस जवाज को गलत तो हमने देखा है कि आपको मालूम है मुझसे बहुत बेहतर, आप भी तस्दीक करेंगे, लोग कहते हैं आपने जो देना है अपनी बेटी को देना है, मोहब्बत से प्यार से जो देना है, और वो उसकी लिस्ट होती है, वो मोहब्बत प्यार। नहीं, ये अर्ज करूँ, काश कि हम अपने बच्चों को, हम कितना कुछ पढ़ाते हैं। हम शादी कोर्स जो 3 माह पहले नबी पाक की फैमिली लाइफ क्यों नहीं पढ़ाते?
ये बच्चे बच्ची को पढ़ाया जाए ना, माँ बाप भी पढ़े, थोड़ी सी तरबियत करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी। तो प्रॉब्लम देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस तरह जाहली मुआशरे को बदल के रख दिया। वो बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले जनाब एक दूसरे के जानिसार और बन गए। नई नई रिवायत। अच्छा, अब ये जो इसके हवाले से कवानीन है जी। आपका बहुत अरसे से चूंकि ये काम है, आप इसके कवानीन को भी आप मुतमईन हैं अब तक जो हमारे कवानीन हैं और ख़ास तौर पे जो उनकी अमलदारी है उससे मुतमईन हैं? इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन से देखिए माशाल्लाह से पाकिस्तान में हर चीज़ का कानून मौजूद है, नहीं है तो हो भी जाता है। तो दरख्त काटने के ऊपर भी है, जी। जानवरों के साथ बुरा सलूक करने पे भी है, तो औरतों के लिए भी है। इसी तरह से बना देने से कभी भी जुर्म नहीं रुकता है, उसको लागू करने से होता है। आप सज़ा तो दें, सज़ा को यकीनी बनाइए, और यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो मुद्दई होता है वो परपेट्रेटर यानी कि मुजरिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, FIR तो लिखवाए। वो लिखने वाला ये कह रहा होता है कि तसी जनाब, यानी कि उसका माइंडसेट ये कहता है कि तुम्हारा ही तुमने कुछ किरदार किया है, है हाँ। तो तुम्हें जलाया है। अस्तगफिरुल्लाह। ये सोच जो है वो एक मर्द की, उसकी अना हो, हमारे माशरे का नासूर हो, इसको ख़त्म करने के लिए दो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। तालीम का फुकदान मैं मानती हूँ है, हम कहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मज़हब से दूरी जो है वो भी एक reason है। बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि हर बच्चे को हम कुरान पढ़ाते हैं, यामीन होती है, बिस्मिल्लाह होती है, मिठाइयाँ बंटती हैं, मतलब नहीं समझाते। कब समझाएं? क्योंकि जब तक वो बच्चा शऊर की मंजिलों में पहुँचे, गुनाह सवाब का फ़र्क उसको पता चले, अच्छाई बुराई की तमीज़ हो, बड़े छोटों का लिहाज हो, मोहब्बतें हों, रिश्तों की पहचान हो, ये सारी चीज़ें शऊर आते ही माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। जहाँ तरबियत में कमी होती है वहाँ पर भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बेटियों को तो आप कहें कि जी आपका जहेज़, आप शादी होगी तो आप जनाजा आएगा, और बेटे को कहें कि मेरे साथ ये हुआ था, इससे डबल इसके साथ करो। सो ये चीज़ें हमें ख़त्म करने के लिए बहर सूरत एक तालीम याफ्ता माँ की ज़रूरत है, कुरान की तालीम और तरबियत के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, कवानीन को लागू करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप अभी जिस तरह से आप कह रही हैं, ऑब्वियसली बहुत इनिशियली हमें तरबियत भी करनी है, चाहे वो हमारे सिलेबस में हो या दीन के हवाले से हो, बट स्टिल आप जिस तरह से आप अपने फाउंडेशन के तहत काम कर रही हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो ट्रीटमेंट है, रिहेबिलिटेशन है, ये सारे प्रोसेस में आपके पास कोई हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैनल पे हैं जिनके थ्रू आप ये काम करते हैं? ऑब्वियसली जिस तरह से इमरान ने भी अपने पिछले सवाल में कहा था कि बहुत एक्सपेंसिव काम है, किसी की आप चेहरे को ठीक करना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉलोअप सर्जरीज हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा हमारे देखने वालों को होता ही है कि हर जो केस होता है वो हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। ठीक है। जब अगर वहाँ से वो बच्ची बच गई या पहुँचते पहुँचते बच गई, तो उसके बाद फिर हमारा काम शुरू होता है। सो देयर इज़ नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जब हॉस्पिटल्स में ये बर्न यूनिट्स हैं उसको बेहतर किया जाए, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो उनकी आसानियाँ करे। हम लोग नॉर्मली करते यही है कि अगर कोई बहुत छोटे शहर में जली है तो उसको करीब तरीन बेहतर फैसिलिटी में ले आते हैं, अगर वो फैसिलिटी भी अच्छी नहीं है तो फिर शहर में लेकर आते हैं। ये सारा खर्चा होता है, लाना, ले जाना, रखना, खाना पीना, उसके साथ कोई अटेंडेंट होना, और फिर सब कुछ हो जाने के बाद जब वो इस काबिल हो जाए कि उसकी उंगलियां जो जुड़ी हुई वो खुल जाएं, उसकी आँख खुली तो बिनाई बाकी है, गर्दन जुड़ी हुई है तो वो गर्दन खोल के इधर उधर मोड़ के देख सकती है। हम चाहते हैं कि हमारी हर जली हुई बच्ची या जलाई हुई बच्ची जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो, क्योंकि जहाँ वो बाइख्तियार होती है, खुद मुख्तार होती है, वहीं पे बाएतमाद भी होती है। वही बच्ची जब अपने घर वालों को चाहे 5,000 रुपया महीने के ला के दे, तो वो तो कहते हैं तो साड़ा पुत्र है। तो फिर वो चीज़ें जो है ना वो बच्चियों को आगे बढ़ने में मदद देती है, मगर जली हुई बच्चियों को काम कौन देता है? नहीं देता। यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों को। स्माइल इंडीड फाउंडेशन जो है, स्माइल अगेन फाउंडेशन जो है वो इस हवाले से काम कर रही है। बल्कि मैं आखिर में इस हवाले से साहिबा से मैसेज भी लूँगा कि कैसे आप इसका हिस्सा बन सकते हैं इस ड्राइव का। इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि फिल वक्त डॉक्टर साहब भी हैं और हम एतकाफ़ के हवाले से भी बात करना इसलिए लाजमी है, चूँकि आज का दिन और ये लम्हात बड़े कीमती हैं। ग़ुरूब आफ्ताब से पहले जब लोग एतकाफ़ में जा रहे हैं और उनकी रहनुमाई तो
ये वक्त आप ही का है, ज़रा थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए कि क्या लवाजमात हैं इसके लिए, क्या बेहतर हो सकता है, कैसे इसको कीमती बना लें इस वक्त में। बस देखिए, आप 9 या 10 दिन के लिए घर से मस्जिद में आ रहे हैं, वो इसलिए अपने प्यारों से दूर हैं, अपनी जॉब से आपने छुट्टी ली, अपनी दुकान से आपने अलहदगी इख्तियार की, तो मस्जिद में बैठ के आपने किया क्या? उसमें 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। वज़िनूहा क़ब्ल अन तुज़नू, और इसको तोलो कबल इसके कि अल्लाह तोले इसको मीज़ान में। कि जो हमारी रवैये है, अभी जो बात हो रही, हमारी जो सोच है, मैंने कितने लोग मुझसे खुश हुए हैं ज़िंदगी में, मैंने कितनों के हकूक़ पूरे किए हैं, मैं कहीं गासिब बन के तो नहीं बैठा हुआ और मुझे इसका शऊर भी नहीं है। तो आज ये मौका, ये 9-10 दिन अल्लाह को मनाने के हैं, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हर शख्स ये सोचे कि वो आगे के लिए क्या भेज रहा है। तो इमरान साहब, जब मुहासबा होगा ना, अपना देखेगा इंसान, गौर करेगा, तो उसके बाद फिर वो मुशारता की तरफ आएगा। मुशारता क्या है? शर्त लगानी अपने नफ्स से कि मैं ये नहीं करूँगा। ये रोज़ा क्या है? नफ्स तलब कर रहा है ना, पानी भी तलब कर रहा है, ग़िज़ा भी तलब कर रहा है। आप अपने नफ्स को कह लें ज़ब्त करके बैठे हुए, ना मैंने खाना है ना पीना है, मेरे रब की रज़ा है। तो जो रब जिसके लिए आप जायज़ काम छोड़ के बैठे हैं, वो नाजायज़ से भी रोकता है। ये रिहर्सल इसीलिए मोहतरम सुनने वाले हज़रातों ख़वातीन, कि ये इसीलिए रिहर्सल है कि अल्लाह जायज़ कामों से आपको रुकवा कर आपकी जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो नाजायज़ से रुकना है। अच्छा, मुशारता के बाद आपने आना है मुजाहिदा, स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी, जो लास्ट स्टेज, स्ट्रगल एक्सीलेंस। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनको ज़रूर राह दिखाते हैं। और मुजाहिदा के बाद जो इत्काफ का हासिल हुसूल है वो तज़किया है, पाक है। आप देख रहे, छोटी छोटी मिसालें देते हैं। हम किसी चीज़ को जब धोना होता है, साफ़ करना होता है, उसके बाद ही पहले उसको किस अमल से गुजारा जाता है, कितनी मेहनत की जाती, तो मेहनत के बाद ये तज़किया होता है। और जब एक जो मोतकिफ़ इत्काफ से उठता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब है। मोतकिफ़ के और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके का फासला होता है, एक खंदक का फासला मशरिक व मगरिब का है, यानी वो जहन्नम से इतना दूर कर दिया जाता है, पैदा नहीं होता। और फिर मोतकिफ के लिए जनाब जो वो नेक काम बाहर करता है, मसलन इत्काफ में वो मेहमान नवाजी नहीं कर सकता, लोगों से मिलता नहीं, अमूमन जनाजे में नहीं जा सकता, अयादत नहीं करता, ताजियत नहीं, उसको वो सवाब भी मिलते रहते। बिल्कुल ठीक, क्या बात है। मुख्तसर वक्त में डॉक्टर साहब का खासा ये है कि कैसे ना कूजे में दरिया बंद कर देते हैं, तो जो मुमकिन होता है वो मालूमात हम तक पहुँचती हैं। बहुत शुक्रिया वंस अगैन साहब, बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं। एक तो हम वंस अगेन थैंकिंग यू कि आपने वक्त निकाला। हम ज़रूर चाहेंगे जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी आप बताइए कि वो कैसे इस कार्य खैर में हिस्सा लें, इस ड्राइव का कैसे हिस्सा बने टू सपोर्ट योर फाउंडेशन जो आप इतना अच्छा काम करें। जी, वो हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, उसमें तमाम तरीके कार दिए हुए। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रमज़ान में तो जाहिर है कि हम नेक काम इसलिए करते हैं कि उसका अजर भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन पूरे साल भी आपको अजर मिलता है, तो उनको पूरे साल भी याद रखें अपने, और हेल्प करें। फॉरवर्ड, यू हैव टू कम फॉरवर्ड, सिर्फ पैसों से नहीं, बहुत सी दफ़ा सिर्फ प्यार से जाके मुस्कुरा के देखना और वक्त गुजारना जो है ना, वो भी सवाब है। तो उसके लिए आप आगे आइए और इन बच्चियों को अपनाइए, अपनाइए दीजिए। बिल्कुल। और ये उसके लिए ये हम लोग डोनेशन लेते हैं, खैरात, सदकात, ये सब चीज़ें हम लेते हैं ताकि ये बच्चियाँ जो हैं वो दोबारा। आपकी वेबसाइट क्या है? www.tepelexsmileagainfoundation.com। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच बसरा साहिबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया। स्माइल अगेन फाउंडेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे और इत्तेकाफ़ के हवाले से भी हमने बात की। ज़रूर इस फाउंडेशन को सपोर्ट करें। आप जिस तरह से बसरा साहिबा ने कहा कि ना पैसों की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन अगर आप उनसे मुस्कुरा कर बात कर लेंगे, उनके साथ वक्त गुजार लेंगे, तो ये भी एक सवाब है और इसको आप कमा सकते हैं। हमने इस हवाले से बात भी की। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए खैर रमज़ान। मैं के बेवकतो बेमाया हूँ, मैं के बेवकतो बेमाया हूँ,
चला आया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, और तेरा पैकर है कि एक हालाए नूर, तेरा पैकर है कि एक हालाए नूर, जालियों से तुम्हें दिखाया हूँ, जालियों से तुम्हें दिखाया हूँ, और चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, चंद पल यूं तेरी कुर्बत में कटे, जैसे एक उम्र गुजाराया हूँ, और ये कहीं हामिए ईमान ना हो, ये कहीं हामिए ईमान ना हो, मैं मदीने से पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ, मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो ज़ियारत की, मेरा दुख भी तो देखो, मेरा दिल भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसन रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अक़ीदत का इज़हार कर रहे थे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह आपकी ये हाज़िरी कबूल फरमाए जी, और हमें भी ये ऐसे ही मदह सराई करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम ये कोशिश करते रहें। खैर रमज़ान का सिलसिला है और ये दूसरा हिस्सा है जिसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल, और अब किचन का रुख करते हैं। आमना काफ़ी देर से पैन के अंदर इस हलवे को भून रही हैं और उसकी खुशबुएं आ रही हैं। आमना, क्या प्रोग्रेस चल रही है किचन में? से तो पता लग गया होगा। बाकी दूसरी इसकी जो है सिंबल वो ये होता है कि इसने पैन जो है वो घी छोड़ देता है। ये जब आपका हलवा है ना, पैन बिल्कुल छोड़ देता है। ये बिल्कुल आप देखेंगे सेंटर में मैं इसको घुमा रही हूँ, घी सेपरेट हो चुका है, तो मतलब हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसको बस अब मैंने डिश आउट करना है। दूसरा मैं जो कैसाडियाज हैं अपने, इनकी तरफ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने पैन में डाल दिया, इसके अंदर चिली सॉस, टोमेटो पेस्ट और इसके साथ मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाली है। साथ में मैं अब इसके अंदर ये सालसा बना रही हूँ मैं इसके लिए।
ये क्यूकम्बर है और साथ में कैप्सिकम एंड टमेटोज़, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और जो चिकन है वो मैंने आपको इसकी मैरिनेशन बताई है। इसके अंदर आप सॉल्ट डालेंगे और मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे, चिली सॉस, सिरका, इसको डाल के इसको हमने जो है वो पैन के अंदर कुक कर लिया। और अभी थोड़ा सा मैंने ठंडा कर लिया था इनको, क्योंकि जो टॉर्टिला ब्रेड है वो थोड़ी सी ठंडी है। एंड देन इसके अंदर अब मैं आपको इसकी असेंबलिंग एक करके बता देती हूँ, ताकि फिर मैं इसको मज़ीद बाकी आपके सामने कर लूँ। ये देखिएगा मैंने इसमें मायो लगाई है, मायो लगाई है, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सालसा इसके अंदर मिक्सिंग कर ली है। थोड़ा सा मैं ये डाल रही हूँ, वेजिटेबल्स जो भी जिस तरह से भी आपको पसंद आए, अनियंस एंड कैप्सिकम, राइट? देखिएगा। ओके। एंड ये अब मैं चिकन डाल रही हूँ इसमें। फिर मैंने इसमें डालनी है, ये हाफ हम बनाएंगे, लाइक हाफ मून हम इसको बना के ओके। फिर उसके बाद हम इसको पैन में थोड़ी सी हीट देंगे। ये देखिएगा चीज़ ऐड करूँगी, ठीक है। और चीज़ फिर है, जब हम कौन इसको सा पैन चीज़ है आपने? में ये मोज़रेला और चेडर दोनों मैंने हाफ हाफ रेशो से ली हैं। ये देखिएगा, ओके। ये अब मैं इसको, ये आपके सामने, ये मैं इसे हाफ कर रही हूँ। एंड देन इसको मैं यूँ कट करके इसको अपने बस पैन पे हीट देनी है दोनों तरफ से। उससे ये होगा कि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी। एंड देन फिर हम इसको काट के और उसमें पैन में कोई ऑयल या बटर ऐड बिल्कुल, आप हल्का सा बटर उसको लगा सकते हैं, अदरवाइज आपका नॉन स्टिक पैन में good. जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया, ये हमारा ये रेडी है। देखिएगा, ये इस तरीके के साथ हम इसको, मैं आपको ये ग्रिल करके पैन के अंदर एंड देन फिर इनको कट करके दिखाऊंगी, तो चीज़ की जो लेयर्स हैं वो निकलेंगी। एंड ड्रिंक, और व्हाट अबाउट हलवा? इट्स रेडी? हलवा इज कम्प्लीटली रेडी। Okay, और इसको मैं perfect. डिश आउट करूंगी और ड्रिंक आपके सामने फाइनल जो ठीक है, परफेक्ट है। हम आगे बढ़ते हैं, आपकी जानिब हम दोबारा आते हैं और हमारे साथ अब मेहमान भी मौजूद हैं। बिल्कुल जी, हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी शख्सियात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं जिनको वाकई बुलाकर हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। ऐसे लोग हैं जो कि खिदमत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तो ज़िंदगी में खिदमत है, लेकिन इनकी खिदमत में ज़िंदगी है और खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ अमल हैं। अवाम माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। और जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने आज से 18 बरस कबल इंतहाई पसमानदा इलाकों के जो बच्चे हैं, बस्तियों के जो बच्चे हैं, स्लम्स के, उनको फ्री तालीम देने का इरादा किया। फिर 50 से 60 बच्चों से इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया और आज 1000 से ज़ायद बच्चे इनके पास मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। यकीनी तौर पे इसमें इनकी इतनी बड़ी एफर्ट है, इतनी बड़ी डेडिकेशन है। और ये तालीम कोई आम तालीम भी नहीं है, ये रस्मी तालीम ऐसी तालीम है जो कि बच्चों को माशरे में किसी भी दूसरे तालीम याफ्ता फ़र्द के मुकाबले में लाके खड़ा करती है। और यही इनका एजुकेशन मॉडल है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आलम बीबी ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीबा अकरम साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो इस सारे बीड़े को उठाए हुए हैं और आज हमारे लिए वंस अगेन इट्स एन ऑनर। पहले भी हमारे स्टूडियोज तशरीफ लाई हैं आज, लेकिन आज खैर रमज़ान में पहली बार आई हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आप जैसी शख्सियात से मिलकर हमें लगता है कि माशरे में अच्छे लोग अभी मौजूद हैं और जिस तरह से आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की हुई है इस फ्री एजुकेशन के हवाले से, हम ज़रूर चाहेंगे। 2005 में आपने अपना ये सिलसिला शुरू किया था और 60 बच्चों से किया था और अब माशाल्लाह इट्स बीन मोर देन 18 ईयर्स आप जिस तरह से इसको परस्यू कर रही हैं। सो टेल अस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, ताकि हम फर्दर उस पर फिर आपसे इसके मॉडल के हवाले से भी बात करें। दरअसल हमारे पास इस वक्त 1000 से ज़ायद, जैसे आपने बताया, बच्चे हैं, जिसमें 600 यहाँ कच्चा जेल रोड चुंगी अमरसद्दू में है और 400 नारोवा रोड मुरीद के में है। अच्छा। और कोई 200 बच्चे ऐसे हैं जो अब मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये बुनियादी तौर पर जो बहुत ही कम वसाइल वाले ख़ानदान हैं, जिसमें बच्चे की माँ हमारे घरों में सपोर्ट करती हैं, वालिद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद की उजरत है उस पर काम करता है, तो वो इतने वसाइल नहीं होते कि पढ़ा सकें। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों का ये स्कूल है और हमारा विज़न है कि जब हम नर्सरी क्लास में इस बच्चे को इनरोल करें तो ये आलम बीबी से जब फारिग हो तो ये अपने पैरों पे खड़ा हो। इसलिए कि अगर किसी के साथ आप चैरिटी कर रहे हैं तो वो अगली बार अपने पैरों पे खुद नहीं खड़ा हो रहा, फिर से वो किसी लाइन में लगा है कि उसको मज़ीद चैरिटी की ज़रूरत है, तो उससे वो मकसद पूरा नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि वो सेल्फ सफिशेंट हो और उसके बाद वो अपनी जैसे एक बच्चे का हाथ थाम ले, क्योंकि जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उसके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ हम देखते हैं कि वहाँ के लोग अपने समाज में पे बैक करते हैं। जब हम भी अपने छोटे बच्चों को ही ये तरबियत देंगे कि जिस मुल्क में तुम पैदा हुए और ये तुम्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं, तुमने कुछ बनने के बाद इस मुल्क में पे बैक करना है, तो आप ये देखेंगे कि बहुत फ़र्क पैदा होगा। तो हम अपने बच्चों को मैट्रिक तक स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारा स्कूल मैट्रिक तक है। लेकिन उसके बाद अगर कोई स्किल सीखना चाहता है या मज़ीद पढ़ना चाहता है
तो वो सारा प्रोसेस और जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो हमारा इदारा करता है। इसलिए कि उनके साथ जो हमारी कमिटमेंट है कि आज का जो आप चैरिटी रिसीवर हो, आपने कल को चैरिटी गिवर बनना है। जब तक उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती उस तरह फ़र्क नहीं आता। और दूसरी जो हम वहाँ चीज़ करते हैं वो तरबियत है। जो हमारे पहले स्कूल होते थे वो तालीम और तरबियत होते थे, अनफॉर्चुनेटली वो तरबियत निकल गई, तालीम रह गई, और तालीम भी फिर बाद में इंफॉर्मेशन बन गई। तो ऐसी दर्सगाह जिसमें से जब बच्चा निकले तो उसके पास इल्म और तरबियत ना हो तो वो दर्सगाह ने अपना काम पूरा नहीं किया। हम उसी अपने मॉडल को दोबारा से चाहते हैं कि माशरे के अंदर रिवाइव करें कि बच्चे के लिए दर्सगाह उसको इल्म और उसको अदब से मुराद यही कि तहजीब सिखाए, और हम ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द देख सकें जैसे हम चाहते हैं कि लोग हों। तो फरह साहबा, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी ऐसा क्या डिफरेंट है जो आपने अडॉप्ट किया है जो कि बाकी, जिसको आपने इन्फॉर्मेशन कहा आज की तालीम को, यू राइटली सेड, ऐसी ही है जो आपके इस मॉडल को मुख्तलिफ करता है एक रस्मी तालीम की जो दीगर मॉडल्स या ख़ास तौर पर जो सरकार का मॉडल हमारे पास मौजूद है उससे? जी, अगर आप जैसा कि आप जानते होंगे कि तालीम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपने लोगों के अंदर वो सही तरह इम्पार्ट करना शुरू कर दें तो आपका माशरा जिस भी स्टेज पर है वो उससे बेहतरी की तरफ जा सकता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा है तालीम वाला जिस पे सभी लोगों का कंसेंसस है कि अगर माशरे के अंदर लोग पढ़े लिखे हों, हुनरमंद हों और ईमानदार हों, जो कि तरबियत सिखाती है, तो उस माशरे के अंदर कभी भी बदहाली नहीं आ सकती। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके पास बहुत अच्छा हुनर होता है लेकिन फिर भी वो सफ़र कर रहे होते हैं इकोनॉमिकली, इसलिए कि उनके अंदर ऑनेस्टी नहीं होती। हुनर के साथ लाजिम चीज़ है ईमानदारी। अगर वो नहीं है तो आपका वो काम कभी भी आपको सर्व नहीं कर सकता। हमारे यहाँ हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं कि जो एक बच्चे को आपने अर्ली ईयर्स में लिया, और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो फॉर्मेटिंग ईयर्स हैं वो अर्ली 3 to 4 ईयर्स हैं, उसमें जो आप बच्चे को सिखा देंगे वही उसकी आदतें बनेंगी, वही उसकी शख्सियत बनेगी। तो ग्रॉस रूट लेवल पर काम करने का ये मकसद था कि हम शुरू में ही उनको वो बुनियादी चीज़ें, वो एथिक्स, मैनर्स सिखा सकें जो एक ज़िम्मेदार शहरी में होते हैं। हम टीचर की बहुत रिगरस ट्रेनिंग्स करते हैं, और आपने देखा होगा टीचर की ट्रेनिंग होती है कि वो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाए, वो साइंस कैसे पढ़ाए, क्लास मैनेजमेंट कैसे करे, एब्सेंटीज कैसे रोके, ये सब चीज़ें होती हैं, हम भी करते हैं। लेकिन पैरेलल इम्पॉर्टेंट है आपका मॉरल बीइंग। आप अगर मॉरल बीइंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका बायो बीइंग जितना भी बड़ा हो जाए वो मॉरल बीइंग बड़ा नहीं होगा। इसलिए हमें शिकायत होती है इतना पढ़ा लिखा है, इस जगह से ताल्लुक़ रखता है और तमीज़ नहीं है। बिल्कुल, अगर आपने कम खाया है या फाका भी किया है तो कुदरत का निज़ाम है कि अगले साल आप थोड़े बड़े हो जाएंगे और बड़े हो जाएंगे। तो बायो बीइंग पे इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे तो वो बढ़ता जाएगा, लेकिन कुदरत का निज़ाम है कि मॉरल बीइंग पे अगर आप नहीं करेंगे इन्वेस्ट तो वो नहीं बढ़ेगा। और वो सोसाइटी जहाँ लोग लॉ को बाइंड करते हुए डिसिप्लिन हों, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि वो मॉरली अपने आप को बाइंड करें कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी और ये करनी है। रात 12 बजे इशारे पे सिर्फ वो रुकेगा जिसकी मोरालिटी उससे कहेगी कि रुको। उस वक्त वार्डन नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन कोई एक आध बंदा खड़ा होगा, वो पागल नहीं है, वही तो नॉर्मल है जिसको पता है ये मेरी जिम्मेदारी है। जैसे मेजॉरिटी और हॉर्न देना शुरू कर देंगे, चलो निकलो निकलो, मतलब उसको इनकरेज करने की बजाय हम डिस्करेज करते हैं। तो हम टीचर्स की इस पे रिगरस ट्रेनिंग करते हैं कि तुमने 365 दिन बच्चे से गुजारने हैं, हाउ यू विल स्पेंड योर 45 मिनट्स पीरियड इन द क्लास। उसके बाद हम बच्चों के साथ वर्कशॉप करते हैं और वो नॉन एकेडमिक होती हैं, इसलिए कि जहाँ फॉर्मल लर्निंग बहुत बड़ा सोर्स है, उससे भी बड़ा सोर्स इनफॉर्मल लर्निंग है। जिस बच्चे को स्कूल से मोहब्बत हो जाए, आप उसे कहेंगे नहीं कि तुम पढ़ो रोज आओ, वो खुद ही आएगा। तो आपने उन बच्चों के ऊपर, हम ये जो वर्कशॉप करते हैं नॉन एकेडमिक होती है गपशप, उस गपशप में हम बातें करते हैं और सीखते हैं। क्या बात है। तीसरा ये कि रट्टा लर्निंग नहीं होती, हमारे रूट लर्निंग स्ट्रिक्टली मना है। आपके बच्चे फिर इम्तहानात कौन से देते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे तो जो आम तालीम में पढ़ते हैं वो रट्टा करके और रट्टे से ही पास होते हैं। हमारे बच्चे हमारे इंटरनल एग्जाम भी देते हैं और एक्सटर्नल भी देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो रिजल्ट आया मोर देन 90% मार्क्स आए। We have heard you have some really intelligent sort of students, I mean, जो अमूमी तौर पे जिनका IQ लेवल बहुत बेहतर होता है, बिकॉज कुछ लोगों ने विजिट किया है, कुछ लोगों का इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बड़ी तारीफ की है। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? जी वो यही है कि बच्चों, अच्छा मुझे एक सेकंड आपको रोकना पड़ेगा, एक अपडेट पे हमने जाना है। फरह दीबा साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसके मॉडल के हवाले से हम बात करें तो बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें कि जहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन भी है वहाँ इनफॉर्मल एजुकेशन भी है।
है। और अभी आप अपनी बात इंटेलिजेंस ऑफ द किड्स Yes. के हवाले से हम बात करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि हम चैरिटी का मतलब ये समझते हैं कि मदद हो जाए। उसका मकसद ये है कि इस तरह मदद हो जाए जैसे हुक्म दिया गया कि दूसरे हाथ को पता ना चले। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को बचपन से ही बताएं कि आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने एक टारगेट सेट करना है कि मुझे ये बनना है और उसके लिए मेहनत करें। कुछ और लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है उसके लिए वसाइल फराहम करना, ये उनकी ज़िम्मेदारी, वो अपना फ़र्ज़ पूरा करें, आपने अपनी ज़िम्मेदारी करनी है। ये कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा। और आपको अगर मौका मिले तो आप देखिएगा कि हमारे स्कूल के अंदर आपको बच्चे हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे, कॉन्फिडेंट। ये लोग हमें कहते हैं, वो इसलिए कि हमने कभी उनकी मिजरी और उनकी हालात नहीं बेचे। अगर कोई हमें कहे कि आप इनकी कुछ स्टोरीज बताएं, आपने अगर इनकी कोई फ्लेक्स लगानी है तो ऐसा चेहरा होकर देख के दिल भर आए, तो हम ये कहते हैं कि क्यों हमेशा हम ट्रेजेडी को ही सेलिब्रेट करें, हम ख्वाब और खुशी को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर सकते। आपकी सोसाइटी इतनी पैथेटिक है कि वो किसी के आंसुओं के ऊपर उसका दिल मोह होगा, किसी की रोशन आंखों, उसकी पेशानी, उसके ख्वाहिश के ऊपर क्यों मोमन आपका दिल नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि हम उन बच्चों के ख्वाब उन लोगों से शेयर करें जो किसी के ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। इससे जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो उनको एक जहानत देता है, क्योंकि जो ट्रॉमा है ना महरूमी का या उसको बिलिटल करने का, वो आपकी सारी जहानत सब कुछ खत्म कर देता है। इंफीरियरिटी दैट एवरी टाइम वी हम पुशिंग पीपल टुवर्ड्स दैट, और वो उससे निकलते हैं। लोग बच्चों की एनरोलमेंट कैसे करते हैं आप लोग? हम जब शुरू के 6-7 साल लोग आपके पास आते हैं या आप लोगों के पास? मैं आपको बताती हूँ, शुरू के 6-7 साल बहुत मुश्किल थे, हमें जाना पड़ता था, हम ले आते थे फिर चले जाते थे। अच्छा। लेकिन अल्लाह ने ये हिम्मत दी कि नॉक करते रहें जब तक कि दरवाज़ा ना खुल जाए। अब ये हालात है कि उन बच्चों के पढ़ाई से ज़्यादा उनकी तरबियत से मुतासर होके 2-2, 3-3 किलो, 4-4 किलोमीटर के रेडियस से लोग आते हैं कि हम बच्चे को दाखिल कराना चाहते हैं, और हमारी फिक्स सीट्स होती हैं क्योंकि हमने अपने वसाइल के अंदर रखना है, तो बाकियों को हमें मजबूरन ना भी करना पड़ती है। तो लोग कहते हैं कि बस बच्चा अच्छा बड़ा हो जाता है जब यहाँ जाता है। क्या बात है, यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से, अगर बच्चे की आप तरबियत कर रहे हैं और तालीम के साथ तरबियत करें। फायज़ साहब, हम ज़रूर चाहेंगे हमारे देखने वाले जो इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उनको कुछ भी कहना चाहें और बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी आपका जो मॉडल है, अगर उसको कोई फॉलो भी करना चाहता है तो कुछ भी। जी, हमारा जो मॉडल है हम उसे कहते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मॉडल, कि बच्चे की आगे बढ़ने में जो बैरियर्स हैं उनको एड्रेस करें। मिसाल के तौर पे उसको अगर सेहत का मसला है तो हम 2 घंटे के लिए रोज़ डॉक्टर आता है हमारे पास, तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ फैसिलिटी मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे और हमने उसकी रूट कॉज जानी, क्योंकि इट्स ईजी टू ट्रीट सिम्टम्स, लेकिन असल बात है रूट कॉज को ख़त्म करें। तो पता चला उनके घर में 24 घंटों में एक बार खाना बनता है, तो हमने उनको खाना देना शुरू किया, हमने वहाँ साफ़ पानी शुरू किया, हमने वहाँ पे सोलर का इंतज़ाम किया ताकि लोड शेडिंग में बिजली का मसला ना हो। फिर हमने देखा कि उनकी माओं के घर में मसाइल हैं, बाप के हैं, तो फोर्टनाइटली अब हम मदर्स का सेशन करते हैं ताकि मदर्स को एक प्लेस मिले जहाँ वो जाके अपनी सारी बातें कर सकें, अपना किथारसिस कर सकें। मॉडर्न टाइम में साइकोलॉजी के अंदर बड़ा मसला ये है कि लोगों को अपनी बात करने के लिए कोई इंसान नहीं मिलता जिससे वो शेयर कर सकें और उनको तसल्ली हो कि मैंने इससे बात की है, समझो कोई बात ही नहीं। तो हम ये करते हैं कि इन तमाम साइट्स को हम एड्रेस करते हैं ताकि बच्चे के सीखने में जो बैरियर है वो ख़त्म हो। दूसरी बात यह है कि हमारा जो मॉडल है, जो भी चाहता है कि वो तालीम इल्म के लिए और तरबियत के लिए करे, वो इसको ले, हम उनको असिस्ट करने को तैयार हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ये अच्छा बिल्कुल आइडिया ये भी बताइए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स 1-2 बच्चों को ही उनका ही जिम्मा ले ले कि मैं इनके जो भी इखराजात है वो करूंगा, या एज अ होल आपके साथ कंट्रीब्यूट करना है और ये फिर आपका अपना इंटरनल सिस्टम? देखें, जो किसी की मदद करना है ना, ये हर एक कर सकता है। ठीक, सिर्फ पैसे से मदद नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप ये देख लें कि आपकी इस्तात क्या है, और वो फिक्स नहीं होती। आज आप 1 रुपया अगर खर्च करें तो हो सकता है कल को आप 1 लाख खर्च करने वाले बन जाए। तो हर बंदा, उसको सिर्फ नियत करने की जरूरत है, अल्लाह असबाब पैदा करता है। जैसे कि 2005 में 2003 में आप जी, और फिर आज आप माशाल्लाह। एक आखिरी बात ये है कि मुझे ये महसूस होता है कि शुक्र अगर कोई उसने नेमत दिया तो उसका ये है कि उस नेमत को उनके साथ शेयर करें जिनके पास
कम है। नो डाउट, नो डाउट। हम इस प्रोजेक्ट में अपनी कैपेसिटी में आपके साथ हैं, जहां भी हमारी ज़रूरत हो हम आपके साथ हैं। और जो लोग देख रहे हैं जी, हमारा ये डिस्प्ले है, आपके पास नंबर, अकाउंट नंबर्स आ रहे हैं, इनको आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं आलम बीबी ट्रस्ट को। और आपने तरीका तो सुन ही लिया और साथ देख भी लिया कि किस तरीके से काम हो रहा है। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं और वी प्रे फॉर मोर सच पीपल कि वो सामने आएँ और एक अच्छा माशरा हम बनाएं, बच्चों की तरबियत अच्छी हो और तालीम हो, सिर्फ मालूमात ना हो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। बिल्कुल, और अब वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। मुँह वल काबे शरीफ मुख्तसर हुसैन तारड़ साहब की किताब का जिक्र है और वकार मलिक इसमें उनके होस्ट हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और निकले तेरी तलाश में जिस सफ़रनामे पर हम बात कर रहे हैं मुख्तसर हुसैन तारड़ साहब के साथ, उनका बहुत ही खूबसूरत सफ़रनामा है, हज का सफ़रनामा है और उसका नाम है मुँह वल काबे शरीफ। बहुत सारी गुफ्तगू हो चुकी है हमारी, बहुत सारी गुफ्तगू रहती है और तशनगी है कि बढ़ती ही चली जाती है। रमज़ान का बहुत ही खूबसूरत महीना है और इसी महीने की मुनासबत से ये हमारा इंतखाब है मुँह वल काबे शरीफ कि हम इस पर बात करेंगे तारड़ साहब के साथ। तो बातचीत का सिलसिला जो है तारड़ साहब के साथ जारी रखते हैं। तारड़ साहब, आपके सफ़रनामे में मोहब्बत भी है, जज्बात भी है, हसासियत भी है, तारीख़ भी है, रिसर्च भी है, तमाम जहतें हैं। एक सफ़रनामा निगार और एक अदीब और एक दानिश्वर जो है वो बहुत कुछ लिखना चाहता है, लेकिन ऑफकोर्स हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं या हमारे यहाँ जो अदम बर्दाश्त का जो रवैये हैं उसके वाले से हम एज अ मीडिया पर्सन भी और आपको मालूम ही है कि एक अदीब को भी किन किन सेंसरशिप जो सेल्फ यानी अपने तौर पे आप चीज़ों को सेंसर करना होता है, किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। तो आप ये समझते हैं कि जो हज का ये जो आपने सफ़रनामा लिखा है, इसमें आपने दिल में जो था और जो चाहते थे वो रकम कर दिया है, या आप ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें जो थी आप चाहता तो था दिल लेकिन नहीं रकम कर सके क्योंकि ये जो अदम बर्दाश्त रवैये हैं इनकी वजह से मुश्किल हुआ? तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मैंने रकम कर दिया और उसमें किसी को इतराज़ की गुंजाइश नहीं। यानी अगर यहाँ तक मैंने लिख दिया है कि मैंने पहली नज़र मैंने खाना काबा को देखा तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक छोटी सी बैकग्राउंड है। रफ़ीक डोगर मरहूम जी बहुत अजीज़ दोस्त थे हमारा, मतलब कि इख्तलाफ था बहुत सारे मामलात पे, लेकिन दोस्त बड़े अच्छे थे। तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने दो इतराज़ किए क्योंकि वो मज़हब के बारे में काफ़ी जानते थे। कहने लगे जी, एक तो ये जो आपने लिखा है ना कि आपने खाना काबा को देखा तो कुछ ना हुआ, ये तो मैंने कहीं पढ़ा कि सिर्फ शैतान होता है जिस पे कोई असर नहीं होता। तो मैंने कहा रफ़ीक डोगर, आप ज़रा इमेजिन करो कि शैतान को अलाउ कर सकता है अल्लाह मियाँ अपने घर आने की, और दूसरी अगर मैं हूँ तो फिर उसने बनाया। तो मैंने कहा कि आप मुझे सच लिखने की पादाश में ये खिताब दे रहे हो। खैर उसने कहा कि नहीं ठीक है। दूसरे ये मैं कह दूँ कि आपने रसूलुल्लाह सल्लम के हवाले से एक दो जगह बाबा लिखा, ठीक, ये मुनासिब नहीं है। अब मैं उनको कैसे बताता कि लोगों ने क्या क्या किस तरह जो महबूब है उसको किस तरह आप करते हैं मुखातिब, और कितने प्यार से करते हैं और किन किन अलकाब से करते हैं, और उसमें सब में मोहब्बत ही होती है, उसके सिवा कोई नहीं होता। लेकिन मुझे वैसे ही सूझा तो मैंने कहा कि हम बाबा आदम कहते हैं ना, तो सबसे बाबा थे वो पैगम्बरों के, तो हम रसूलुल्लाह सल्लम को भी तो कह सकते हैं। अपनाइए तो लगती है, मुझे लगता है कि मेरे अपने हैं, तो इसलिए। तारड़ साहब, ये जो आपने एक मुअर्रिख और मुहक्किक की नज़र से भी देखा है, यानी आप हज पे गए और इसी किताब के अंदर ये जो बहुत बड़ी एक जेहत है वो एक हिस्टोरियन की है, वो एक रिसर्चर के तौर पे है, तो ये बड़ी कमाल है। और पुराने आसार भी आपने देखे, इस पे क्या कहेंगे? मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने हज नहीं किया था, तो मैंने उनको माइल किया। और माइल मैंने इस तरह किया कि देखें,
आप चलिए सवाब के लिए ना जाइए, आप मतलब एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जाइए। ये जनाब फ़लाँ है, जंग प्लासी का है, ये फ़लाँ का मैदान है, ये पानीपत का मैदान है, मैं कि लोग जाते हैं। तो मैंने कहा कि आप जाके बदर का मैदान भी तो देखिए, वो भी तो तारीख़ है जिसने पूरी तारीख़ बदल दी। आप ओहद का मैदान भी देखिए, उस नज़र से देखिए कि ये तारीख़ है। इसी तरह ही खाना काबा को भी देखिए कि किसने तामीर किया था, इतने लोग कहाँ से आ गए, क्यों आ गए। चुनांचे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी इतनी ज़्यादा कशिश है वहाँ पे। लेकिन मसला वही होता है कि हम जैसे लोग ज़रा से मतलब इमोशनल ज़्यादा होते हैं, वो हिस्ट्री ज़ाहिर हो जाती है और उसमें सिर्फ जज्बात रह जाते हैं, उसमें सिर्फ नम आँखें रह जाती हैं और गला रुन जाता है और आपसे बात नहीं होती। यकीनन ये बड़ा खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अगली किस्त में अभी तो वक्त ख़त्म है, अगली किस्त में मैं आपसे एक सवाल ज़रूर ये करना चाहूँगा कि जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है और सिर्फ जज्बात रह जाते हैं तो इसके भी क्या कुछ नुकसानात होते हैं, और ये जो आसार होते हैं और जो आसार कदीमा होते हैं ये बहुत बड़े शवाहिद होते हैं। अगर ये शवाहिद ख़त्म हो जाएँ और ये आसार कदीमा ख़त्म होना शुरू हो जाएँ तो इसके क्या असरात होते हैं, इस पर बड़ी तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मुस्तनसर हुसैन तार साहब की मुँह वल काबे शरीफ के हवाले से। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में आपने देखा, अब चूंकि ट्रांसमिशन के आखिरी मराहल हैं तो उसमें आमना के किचन में सब कुछ रेडी और ऑर्गेनाइज्ड पड़ा हुआ है। आमना, बन गया सब कुछ? सब कुछ बन गया है और अब मोहब्बत का शरबत बनाएंगे आपके सामने। ज़रूर। तो उसके लिए ये मिल्क है मेरे पास, इसमें मैं रोज़ सिरप ऐड कर रही हूँ। ठीक है, सेपरेटली इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये एक्चुअली इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, ये दिल्ली जो है स्ट्रीट स्टाइल जो है वहाँ का फूड है, बड़ा वहाँ पे फेमस है। ये क्या हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अभी आज से हो सकता है हो जाए, लेकिन ये कि रिफ्रेशिंग है, समर्स में काफ़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। क्या डाला आपने अभी? ये मैंने इसमें तुख्म लंगा ऐड किया है। अच्छा। सोक किया हुआ था मैंने इनको। ठीक है, इसमें मिक्स थोड़ा सा कर लूँगी इनको। कुछ भी बिल्कुल वही हमारे यहाँ बनता है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक इजाफा है, वो मैं आपके सामने बताती हूँ। मैं अब इसमें रोज़ सिरप मैंने डाला हुआ, मैं इसमें ये ऐड करी हूँ। रेड सारा नाइस। एंड ये जो इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट है जो अभी तक हम लोग नहीं ऐड करते, ये है तरबूज। तरबूज आजकल आपको पता है अवेलेबल है, इसको मैंने छोटे छोटे चंक्स में काट लिया। ओके। ये सीडलेस कर लिया था मैंने। मिल्क, रोज सिरप, देन तुख्म लंगा, और अब आप इसमें तरबूज ऐड करिए। ये है बेसिकली मोहब्बत का शरबत, इसकी ये एक थीम है। क्या बात आमतौर तौर पे तरबूज के साथ तो पानी वगैरह या कुछ पीना रिकमेंड नहीं, ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, बट दिस इज एक्चुअली वेरी फेमस ड्रिंक। मतलब सुनने में हम लोगों को लगता है वो एक वहाँ है कि हमारे यहाँ खरबूजे के साथ पानी नहीं पीना, तरबूज के साथ पानी नहीं पीना, ऐसा कुछ भी नहीं है है। मेडिकली। आप अगर इसको देखें, और ये बड़ा फेमस है, अगर आप इसको देखेंगे तो बड़ा पसंद किया जाता है। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये ड्रिंक का भी और दीगर चीजें जो बनाई है आमना ने और जो भी बताएंगी भी, उन सब की रेसिपी कार्ड आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चीज़ कैफेटेरियाज जो हैं, ये आपको मैं बताऊं कि ये जो टोर्टेला ब्रेड है ये हमने ले ली। मैंने वैसे ये खुद बनाई है, इसकी भी बिल्कुल सिंपल, कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। मैदा, सॉल्ट, और मैंने इसमें एक चीज़ ऐड की थी, मैंने इसमें कलौंजी डाली थी। आपको पता है वैसे ही सुन्नत है और उसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो वो उससे कलर बड़ा अच्छा आता है उसके अंदर। मैंने वो डाल के इसको जस्ट अपने पैन में बारीक सी रोटी बेल के इसको तवे पे दोनों साइड से बना लें। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, सिर्फ हल्की सी एक लेयर आती है जब, तो आपने इसको उतार लेना है। फिर उसके बाद मैंने इसके आपके सामने जो इस पर मायो लगाई है, अपना ये सालसा जो हमने बनाया था, वेजिटेबल्स, उसमें टमाटो पेस्ट और चिली सॉस, सॉल्ट और सिरका डाल के वो ऐड किया, चीज़ ऐड की, और उसके साथ हमने इसको फिर हाफ मून में शेप दे के अंदर उसको हमने इसको थोड़ा सा हीट दे लिया। उसके बाद आप देखें ये चीज़ मेल्ट हो गई है। अब जब हम इसको लेंगे भी तो इसकी जो बाइट है वो चीज़ ही बाइट्स हमारे इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। चीज़ का सरिया ये रेडी हो गए। और जो आटे का हलवा है, इसके अंदर आटा
मैदा सॉरी आटा, बेसन और सूजी लेके मैंने इनको घी में अच्छा सा पहले भून लिया। जब खुशबू आने लगी है देन मैंने इसमें फिर शुगर ऐड की इसके अंदर, फिर मैंने पानी ऐड करके और इसके बाद इसको अब हल्की आंच पे भूनना है आपने, तब तक भूनना है जब तक कि ये घी नहीं छोड़ देता। ठीक हो गया। खुशबू आ जाएगी, घी छोड़ देगा तो हलवा और इस पे आप ready है। बॉयल अंडा रखे। Boil इमरान के लिए आज अंडा, बड़ी nuts अनोखी जो चीज भी थी कि डालना इमरान ने कभी हलवे के ऊपर अंडा अंडा नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया तो मैंने कहा आप यहाँ शादियों में गए नहीं, आपको पेठे के हलवे के साथ। कहते हैं कि मैंने शादियों का खाना बहुत ही कम खाया है। अच्छा, चले, अपनी अच्छी शादी बात में भी मैंने तो बहुत ही कम। ओहो Thank you very much, Amna. चले Thank you very much, जी, सबकी रेसिपी कार्ड जी, जी, मैं जी। बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर है। आप ठीक है, देख सकते हैं। चलिए जी, इसके साथ ही हम वी हैव टू क्लोज द शो, इस उम्मीद के साथ कि आप आज भी कुछ ना कुछ ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम से आपको और आपसे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। हमारी कोशिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए और इसके सदके हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएं। अफ्तारी के वक्त दुआ में याद रखिएगा। इस वक्त आपको अपना सेगमेंट तड़के तड़के दिखाते हैं और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।